नई यूनिट का नाम लिखना है आपको, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ये सबसे छोटा यूनिट है इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको पता ही चल गया था है ना, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि भाई दो देश जो है आपस में व्यापार कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। इस यूनिट में सिर्फ बेसिकली हमें ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा आपको इसमें नई नई टर्म्स बताई जाएंगी, तो आप इसमें ऐसे 3 बाइफर्केशन कर दो। तो एक चैप्टर का पहले आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो इसमें बस हमें इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कुछ टर्म्स पढ़नी है, कुछ डेफिनेशन सिखाई जाएंगी। तो ये पूरा यूनिट सिर्फ डेफिनेशन पर बेस्ड है, टर्म्स पर बेस्ड है। जैसे जब हम छोटे थे तो अकाउंट्स में आपका चैप्टर होता था ना, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होता था, तो उसमें आपको 20-25 टर्म्स सिखाते थे। तो इसमें ऐसे ही इसमें भी मतलब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स आपको सिखाए जाएंगे, तो उनका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो पहला एक पार्ट, तो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है टैरिफ। टैरिफ। दूसरा होता है नॉन टैरिफ मेजर्स। ये भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स। इनको बोलते हैं शॉर्ट में प्यार से NTM, नॉन टैरिफ मेजर्स। और तीसरे होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, एक्सपोर्ट से संबंधित, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो बस फिर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें बस आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने, 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है टैरिफ मेजर्स, एक है नॉन टैरिफ मेजर्स, और एक है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। बाकी टैरिफ मेजर्स के नीचे आप एरो डाल के लिख सकते हो कि बेसिकली टैरिफ मेजर्स में हमको 16 टाइप्स के टैरिफ पढ़ने हैं, 16 प्रकार के टैरिफ्स मतलब आपको अलग अलग पढ़ने हैं, डेफिनेशन बस। नॉन टैरिफ मेजर्स में छोटे छोटे 2 बाइफर्केशन कर लेना। पहला है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। पहला है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल में आपको 2 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे और नॉन टेक्निकल में आपको 13 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। तो नॉन टैरिफ मेजर्स में भी कुल मिलाकर 15 टाइप्स मतलब आप पढ़ोगे, 15 टर्म्स है बेसिकली। और तीसरे हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, उसमें सिर्फ 4 ही टर्म्स है, 4 टाइप्स। तो बेसिकली पूरे यूनिट में आपको 35 पॉइंट्स कवर करने टोटल। तो टर्म्स हैं 35, तो 35 पॉइंट्स बेसिकली आप कवर करोगे मोटा मोटी। तो हम इसी को ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हम टैरिफ पढ़ेंगे, फिर नॉन टैरिफ मेजर, फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो हम नंबर 1 हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, टैरिफ। ठीक है, तो हम टैरिफ से शुरू करेंगे, TARIFF, टैरिफ। चलो तो लिखो पहले डैश डाल के बेसिक बात। टैरिफ इज नोन एज custom duties. Tariff is known as custom duties imposed on goods and services which are imported or exported, तो टैरिफ का सिंपल सा मतलब होता है, ये वर्ड ब्लॉक कर लेना, कस्टम ड्यूटीज। तो कोई भी सामान आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। लेकिन सेकंड है इन दिस यूनिट, लेकिन इस यूनिट में, इन दिस यूनिट टैरिफ वुड रेफर टू इंपोर्ट ड्यूटीज। लेकिन इस यूनिट में हम टैरिफ को सिर्फ कौन सी टैक्स मानेंगे, इंपोर्ट पर, क्योंकि जनरली हमारे देश में एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो आमतौर पे नॉर्मल जीवन में हम टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी मानते हैं। तो इस यूनिट में मतलब अपनी पढ़ाई करते समय टैरिफ वर्ड को आप इंपोर्ट ड्यूटी समझ लेना। बाकी एक स्टार पॉइंट लिखना है, टैरिफ लीव द market price of the goods unaffected. Tariff leave the market price of the goods unaffected, comma, while raising their prices in the domestic market. While raising their prices in the domestic market. तो टैरिफ जो है वो, टैरिफ लीव द के बाद यहाँ पर ना वर्ल्ड भी लिखना है, वर्ल्ड मार्केट प्राइस। टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस of the goods unaffected while raising their prices in the domestic market. तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है कि टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस अनअफेक्टेड while raising their prices in the domestic market. तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मान लो कोई गाड़ी है, अब उसका दुनिया में कुछ मार्केट प्राइस होगा। अब मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लो रुपये की टर्म्स में 10 लाख लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको इंपोर्ट करोगे इंडिया के अंदर, तो सरकार कहती है कि भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे, इसका नाम पड़ गया टैरिफ। तो सरकार कह रही है कि भाई आप पर टैक्स भी लगेगा, यानी कि आपको टैरिफ देना है। तो लेट से आपको 10% टैरिफ देना है। तो अब यहाँ पर ये गाड़ी कितने की हो गई, 11 लाख, 1 लाख का टैक्स हो गया। तो टैरिफ लगने से डोमेस्टिक मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाता है, देखो लिखा है
लेकिन वर्ल्ड मार्केट पर इससे इसके प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में ये गाड़ी 10 लाख की चलेगी, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप पर टैरिफ लगेगा, तो आपके लिए घर में महंगी हो जाएगी ये गाड़ी, डोमेस्टिक मार्केट में गाड़ी 11 लाख की हो जाएगी। तो समझ आ गया इस पॉइंट का मतलब क्या? तो टैरिफ जो होता है वो एक तरह से इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स होता है, तो उससे आपका इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में तो उसके दाम बढ़ जाएंगे गाड़ी के, लेकिन वर्ल्ड मार्केट प्राइस में तो इस टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझ टैरिफ के? तो बेसिकली तो एक मीनिंग हो गया कि टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी। अब हमें पढ़ना है भैया इसमें कितने टाइप्स हैं जी? 16। तो 1 करके लिख लेते हैं। तो 16 टर्म्स, ध्यान रखना, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि हो सकता है किसी की कहानी किसी और से मैच होती भी लगे, है ना। जैसे कई बार बच्चा पूछता है कि सर टेंजिबल एसेट में और नॉन करंट एसेट में क्या डिफरेंस है? उसमें भी आपने मशीन का एग्जांपल दिया और इसमें भी मशीन का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है, वो तो उसकी डेफिनेशन अलग हो गई, उसमें मशीन फिट हो रही है, इसकी डेफिनेशन अलग हो गई, इसमें मशीन फिट हो रही है। तो यहाँ पर भी जो आप 16 टाइप पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल हो सकता है कोई आपको सेम लगे, लेकिन वो टर्म्स हैं, तो हमको 16 टर्म्स पढ़नी है कि भाई ये 16 प्रकार के टर्म्स क्या हैं। तो 1 से लिखते हैं, बहुत इजी टर्म्स हैं। तो पहला है जी स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ, तो इसमें लिखना बहुत इजी टर्म्स हैं, डैश डाल के। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट, पर फिजिकल यूनिट। तो जैसे एग्जांपल लिख लो, ₹1000 पर बाईसाइकिल, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। तो इसमें कीवर्ड अगर आपको मार्क करना है तो आप फिक्स्ड अमाउंट को कर लो गाइड। तो इसमें अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। तो सरकार ने आपके लिए फिक्स कर दिया कि अगर आप एक साइकिल बाहर से इंपोर्ट करोगे तो कितना टैक्स लगेगा? 1000। 2 साइकिल करोगे तो 2000, 3 साइकिल करोगे तो 3000। तो इसको बोल दिया स्पेसिफिक टैरिफ। तो स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है अमाउंट फिक्स हो गया 1000 रुपये। अब आप चाहे साइकिल BMW की मंगवाओ 500 मतलब 5 लाख की, या हीरो साइकिल मंगवाओ 5 रुपये की, सरकार हर साइकिल पर आपसे कितने रुपये टैक्स लेगी? 1000। तो ये फिक्स हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। नंबर 2, एट AD स्पेस देकर वेलोरम, VALOREM, एड वेलोरम टैरिफ। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है एडिशन इन वैल्यू। एड वेलोरम, एडिशन इन वैल्यू। तो इसमें लिखना क्या होता है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। फिक्स्ड परसेंटेज, तो इसमें आपको हाईलाइट करना होगा, कीवर्ड होगा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, बस। तो ये एग्जांपल लिख लो। तो ये होता है जैसे लेट्स से 20% ऑन वैल्यू ऑफ बाईसाइकिल। तो ये सबसे ज़्यादा चलता है बाजार में आजकल, एड वैलोरम। इसमें प्रतिशत फिक्स होती है, इसमें प्रतिशत फिक्स होती है। अब प्रतिशत फिक्स होने से क्या होगा कि भाई मान लो किसी ने हीरो साइकिल मंगवाई 1000 रुपये की, तो उसकी मान लो बाईसाइकिल 1000 रुपये की है, तो उस पर कितना टैक्स लेगी सरकार? 200 रुपये, ठीक है। लेकिन मान लो किसी ने BMW की साइकिल मंगवाई 1 लाख रुपये की, तो उस पर कितना टैक्स लेगी सरकार? 20,000। तो एड वैलोरम जो है टैक्स, उसमें टैक्स चेंज होता है क्योंकि उसमें प्रतिशत फिक्स है। समझ गए? पहले में हम दूसरे में, तो इसमें प्रतिशत फिक्स होती है। तो इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लो कि क्योंकि इसमें प्रतिशत फिक्स होती है, तो जनरली इट लीड्स टू डेलिबरेट अंडर वैल्यूएशन। तो इसीलिए इसमें लोग थोड़ा चोरी करते हैं, अंडर बिलिंग करते हैं। तो मैंने BMW की साइकिल मंगवाई थी USA से, अब मुझे पता था कि 1 लाख रुपए की साइकिल है और कितना टैक्स देना पड़ जाएगा? 20,000। तो मैंने अपना टैक्स बचाने के लिए मैंने वहाँ पे दुकानदार को बोल दिया कि भाई तुम एक काम करना, तुम इस साइकिल का जो बिल बनाओगे वो 1 लाख रुपये मत दिखाओ, दिखा देना कि साइकिल 10,000 की है, बाकी तुम मेरे से 90,000 ऐसे ही ले लो कैश, और बिल में कितने रुपये दिखाओ? खाली 10,000। तो ये करते ही अब मुझे कितना टैक्स देना पड़ा? बस 2,000। तो मैंने अपने 18,000 रुपये का टैक्स बचा लिया। ठीक है सर, तो हम भी यही करेंगे। तो समझ गए? तो एड वैलोरम टैक्स के अंदर जनरली इसीलिए अंडर वैल्यूएशन देखी जाती है, लोग अंडर वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन ये दिक्कत स्पेसिफिक टैरिफ में नहीं, क्योंकि उसमें मैं साइकिल चाहे 1 रुपये की लाऊं चाहे 1 करोड़ की लाऊं, उसमें तो मुझे पता है हर साइकिल पर मुझे कितना टैक्स देना है, 1000 रुपये। तो वहाँ पर वो दिक्कत वैसे नहीं होती, लेकिन जनरली दुनिया में एड वैलोरम टैरिफ जो है वो चलते हैं। तो आप मीनिंग समझ लो ना, बस आपको टर्म याद रखनी। इसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि चोरी कैसे करनी है टैक्स की, आपसे ये पूछेगा कि एड वैलोरम टैक्स जो है वो क्या है। तो उसका कीवर्ड है फिक्स परसेंटेज, और स्पेसिफिक टैरिफ क्या है? फिक्स अमाउंट है उसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, तीसरा टर्म है मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ, तो इसमें सिंपल हो गया, इसमें लिख लो टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड either on the basis of quantity or on the basis of value, तो मिक्स टैरिफ का मतलब ये हो गया कि इसमें क्वांटिटी के बेसिस पर भी हो सकता है, यानी कि स्पेसिफिक टैरिफ वाला पॉइंट भी इसमें आ सकता है, या वैल्यू के बेसिस पर भी हो सकता है, यानी कि एड वैलोरम टैरिफ भी आ सकता है।
तो कई बार सरकार इस तरह से भी मतलब एक मिक्स टैरिफ लगाती है, जैसे उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो कि भाई टैरिफ ऑन चीज़ एट 5%, टैरिफ ऑन चीज़ एट 5% एड वैलोरम और ₹100 पर kg विच एवर इज हायर। तो कई बार सरकार इस तरह का नियम बना लेती है ताकि सरकार को दोनों ऑप्शंस मिल जाए। तो टैरिफ ऑन चीज़, तो सरकार ने चीज़ पर क्या टैरिफ लगा रखा है कि भाई या तो आपकी वैल्यू पर 5% टैक्स लगाएगी सरकार, या फिर ₹100 पर kg के हिसाब से टैक्स लगाएगी सरकार। तो ये कौन सा हो गया? स्पेसिफिक टैरिफ। और ये 5% वाला कौन सा हो गया? एड वैलोरम वाला हो गया। तो सरकार कहती है हम दोनों से कैलकुलेट करके देखेंगे और विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा हो वो लेंगे आपसे। तो इस टैरिफ को बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। तो इसमें स्पेसिफिक भी आ गया और एड वैलोरम भी आ गया। तो क्लियर हो गया स्पेसिफिक टैरिफ। अच्छा, इसी में एक स्टार पॉइंट लिखना है, स्टार में लिखना कंपाउंड टैरिफ। ये भी मिक्स्ड की तरह ही है, इसलिए इसी के अंदर का स्टार पॉइंट है। कंपाउंड टैरिफ या ऑब्लिक ड्यूटी, टैरिफ को ड्यूटी भी कहते हैं। तो कंपाउंड टैरिफ या ड्यूटी, तो इसमें लिखना डैश डाल के कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। इसमें तो सरकार दोनों ही लगा देती है, एड वैलोरम भी और स्पेसिफिक भी। जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई टैरिफ ऑन चीज़, सरकार ने टैरिफ लगा दिया चीज़ पर 5% एड वैलोरम एंड ₹100 पर kg। तो कह रही है लो भाई अब करो मजे। तो सरकार आपसे 5% वैल्यू का भी लेगी और ₹100 पर किलो भी लेगी, तो दोनों ही लेगी। तो इसको नाम दे दिया कंपाउंड टैरिफ। तो क्लियर हो गया जी? तो 5% तो वैल्यू का भी लेगी और साथ ही साथ ₹100 पर किलो के हिसाब से भी लेगी, तो ये हो गया कंपाउंड टैरिफ। तो स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों ही आ गए। चलो तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 4, चौथे टाइप का नाम है टेक्निकल या ऑब्लिक अदर टैरिफ। टेक्निकल या ऑब्लिक अदर टैरिफ, तो इसमें लिख लो डैश डाल के कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो इसमें कीवर्ड आप हाईलाइट कर लो, स्पेसिफिक कंटेंट्स। कभी कभी सरकार आपके गुड्स की बजाय गुड्स के अंदर किसी स्पेसिफिक कंटेंट पर टैक्स लगाती है। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, ₹3,000 ऑन सोलर पैनल एंड ₹50 पर kg ऑन द बैटरी इंस्टॉल्ड। कि भाई आपने सोलर पैनल मंगवाए हैं, आपका प्रोडक्ट है सोलर पैनल, तो सरकार कह रही है ठीक है भैया सोलर पैनल पर तो टैक्स दे ही रहे हो ना, अब इसमें तुमने एक बड़ा ही स्पेसिफिक कंटेंट इसमें इंक्लूड कर रखा है। क्या इंक्लूड कर रखा है? बैटरियाँ। तो सरकार कह रही है बैटरियों पर भी हम ₹50 के हिसाब से पर kg टैरिफ ले लें। तो ये थोड़ा सा मतलब हो गया टेक्निकल टैरिफ, इसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ। तो समझ आ गया? तो इसमें क्या हो गया? कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट, आपके प्रोडक्ट के अंदर सरकार किसी बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पर टैक्स लगा रही है। ये मतलब हो गया कि आपने ऐसे मतलब फनी एग्जांपल देने के लिए और समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो आपने सैंडविच मंगवाया बाहर से, तो सरकार कह रही है इस सैंडविच के अंदर जो टमाटर है उस टमाटर पर हम टैक्स लगाएंगे, तो वो हो गया स्पेसिफिक कंटेंट। ऐसा मतलब, ठीक है ना? तो इसमें कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, ठीक है ना? तो कीवर्ड हो गया स्पेसिफिक कंटेंट। तो ठीक है भाई, समझ आ गया? एक और एग्जांपल दो। उसके बाद नंबर 5, टैरिफ रेट कोटाज। टैरिफ रेट कोटाज, TRQ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगा सकते हो। बाकी इससे पहले एड वैलोरम भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार लगा लेना। तो मैं खुद ही थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट लगवाता रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ के चले गए, लेकिन मतलब ये थोड़े से रेलिवेंट आ रहे हैं। तो टैरिफ रेट कोटाज, इसमें आप लिखना डैश डाल के कंबाइंस 2 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करता है, डैश डाल के दोनों के नाम लिख लो, कोटाज एंड टैरिफ। तो इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, कोटाज एंड टैरिफ। बाकी अगले एरो में लिखना इंपोर्ट्स एंटरिंग अंडर द स्पेसिफिक कोटा पोर्शन आर यूजुअली चार्ज्ड लोअर टैरिफ एंड imports above the threshold usually charged higher tariff। तो ये एक स्पेशल चीज़ बन गई TRQ। तो इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। मान लो सरकार ने लिमिट लगा रखी है, लिमिट को कोटा कह देते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि आप फॉरेन से सिर्फ 3 टी-शर्ट्स मंगवा सकते हो।
कि भाई आप कितनी टी शर्ट मंगवा सकते हो, सिर्फ 3, ठीक है। अब बच्चा तो जॉन सीना का फ़ैन है, बच्चा तो पागल है, तो बच्चे ने जॉन सीना की कितनी टी शर्ट्स ऑर्डर कर दी, मान लेते हैं बच्चे ने 7 टी शर्ट्स ऑर्डर कर दी। वो तो जॉन सीना का फ़ैन है, कह रहा रोज़ अलग अलग कलर की पहन के जाऊँगा हफ्ते में, तो बच्चे ने कितनी टी शर्ट्स इंपोर्ट कर ली, 7। तो जी TRQ जो होता है उसमें क्या है कहानी कि जितना आपका लिमिट था, थ्रेश होल्ड था, कोटा था 3 टी शर्टों का, तो 3 टी शर्टों पर तो आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो जनरली ना के बराबर होता है। तो मैं ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत लिख रहा हूँ 0.5%, क्योंकि वो आपके लिमिट में था। लेकिन आपने कितनी एक्स्ट्रा टी शर्टें और मंगवाई, 4, तो उन पर फिर सरकार आपको पनिश करने के लिए कि अच्छा तुम ज़्यादा मंगवाओगे 25% टैक्स लगाएगी। तो समझ गई, मतलब ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, आपको सिर्फ कहानी समझाने के लिए, तो इनको दिल पर मत लेना कि अच्छा आज ही चेक करेंगे गूगल पे कितना लग रहा है, बट कहानी समझ आ गई, TRQ का मतलब समझ आ गया। तो देखो ये इंग्लिश में लिखा है कि इम्पोर्ट्स एंटरिंग अंडर द स्पेसिफिक कोटा, अगर आप अपने लिमिट के अंदर अंदर रहोगे तो कितना टैक्स लगेगा, लो, काफ़ी कम। लेकिन जैसे ही आप अपने थ्रेशहोल्ड के ऊपर निकल जाओगे, लिमिट से आगे बढ़ जाओगे, तो फिर कितना टैक्स लगेगा, ज़्यादा। ठीक है, तो समझ गए इस डायग्राम से, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, तो लिमिट तक जो इंपोर्ट कराओगे तो टैक्स कम लगेगा, और लिमिट से ज़्यादा अगर आपने कुछ इंपोर्ट कर लिया तो फिर हायर टैक्स लग जाएगा। तो ये भी एक कहानी बन गई TRQ। इसके बाद नंबर 6 का नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ्स। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ्स, इसको बोलते हैं MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। तो इसमें लिखो refers to import tariffs which countries promise to impose on imports from other members of WTO। तो इसमें कीवर्ड आप हाईलाइट कर लो पहले, अदर मेंबर्स ऑफ WTO, और सेकेंड एरो में लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ। MFN rates are the highest that WTO members charge each other। MFN rates are the highest that WTO members charge each other। तो ये भी एक टर्म है, इजी टर्म है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। तो भाई मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, अब कोई क्लाइंट आया हमारे पास काम करवाने, तो हो सकता है उन क्लाइंट्स से मैं काम करने के 1 लाख रुपए लूँ लेट से, लेकिन मेरा एक दोस्त आ गया, वो भी CA है, कह रहा मेरा भी काम कर दो, तो वो तो मेरा दोस्त है, सेम कम्युनिटी का है, तो उससे मैं 20,000 ले लूँगा फॉर एग्जाम्पल। मनगढ़ंत कहानी है। तो अब इसी कहानी को WTO वाली कहानी में फिट कर देते हैं कि भाई मान लो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ाई होगा, बहुत सारे कंट्रीज मतलब इसके मेंबर हैं, है ना, बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं। तो ये अपने आप को मानते हैं हम तो सब दोस्त हैं, हम एक कम्युनिटी में, तो ये आपस में तय कर लेते हैं भाई देखो मैं किसी नॉन WTO वाले को अगर टैक्स लगाऊंगा तो लगा दूंगा 25%, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो सेम कम्युनिटी के CA भाई, तो तुमसे मैं 10% ही लगाऊंगा। तो ये आपस में एक MFN रेट मतलब इनका डिसाइड हो जाता है, ये मतलब। तो MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो इन लोगों ने, इन नेशनों ने, इन कंट्रियों ने मतलब आपस में ग्रुप बना लिया कि हम आपस में इतना चार्ज करेंगे मैक्सिमम, किसी और को लगाना हो तो ज़्यादा लगा देंगे। तो समझ आ गया MFN रेट क्या। तो बस तो इसमें तो आप कीवर्ड पे फोकस करना, जैसे ही WTO देखो बस आंख नीचे कौन सा ऑप्शन टिक लगा देना, MFN, बस। तो WTO देखा MFN, आपको तो कीवर्ड पकड़ना है। उसके बाद नंबर 7, अगला तो बहुत ही ना के बराबर है, वेरिएबल टैरिफ। ये तो एक बेसिक टर्म है, वेरिएबल टैरिफ। तो इसमें आप लिख लो डैश डाल के, ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन imported commodity up to level of the domestic support price of the country। तो इसको बोल देते हैं वेरिएबल टैरिफ। ठीक है ना, तो मतलब ये तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भाई जैसे मान लो कि भाई कोई प्रोडक्ट इंडिया में 100 रुपये का है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 100 रुपये का, टमाटर मान लो, कुछ भी मान लो। अब विदेश से वही चीज़ मान लो इंडिया में आ रही है, और वो आ रही है मान लो लेट से 80 की, तो सरकार को तो फिर खतरा लगेगा, अरे भाई जो प्रोडक्ट हमारे देश का बना हुआ मिनिमम 100 रुपये का, ये सपोर्ट प्राइस कह देते हैं इसको कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मान लो MSP, यानी कि टमाटर मिनिमम कितने का बिकेगा, 100 का बिकेगा। अब टमाटर अगर विदेश से ही 80 का आ गया भारत में, फिर तो सारे लोग पागल हो जाएंगे, फिर तो 80 वाला खरीद लेंगे, और हमारा जो किसान 100 का बेचना चाहता है वो फिर बिकेगा ही नहीं। तो जस्ट टू मेंटेन दैट 100 का लेवल, कि भाई 100 का लेवल मेंटेन रहे टमाटरों का, तो सरकार जानबूझ के इस 80 पर 20 रुपये का टैरिफ और लगाई देगी कि भाई देखो हमें तो 100 मिनिमम रखना है, तो
तुम 80 का भी आओ, चाहे 10 का आओ, चाहे 20 का आओ, हम इसको 100 तक लेके जाएंगे, ताकि टमाटर का प्राइस कितना रहे, 100। तो बोलो जी, समझ आ गई स्टोरी क्या है? तो क्लियर हो गया? तो सरकार जो है बस मतलब इसको नाम दे दिया वेरिएबल टैरिफ। तो ये जो सरकार ने टैरिफ लगाया, ये सिर्फ इसलिए लगाया ताकि भाई बाहर का प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि फिर सस्ता रहे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100 का हो गया। तो देखो आप इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड टू के बाद लिखा है ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी अप, यानी कि इंपोर्टेड कमोडिटी के प्राइस को अप ले आते हैं, अप मतलब बढ़ा देते हैं। कहां तक बढ़ा देते हैं? आगे पढ़ो इंग्लिश। टू लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। तो विदेशी 80 रुपए के गुड को बढ़ाकर कहां तक ले आए? 100 तक। तो समझ आ गया एग्जांपल से? तो इसको नाम दे दिया वेरिएबल टैरिफ। उसके बाद जी नंबर 8 का नाम है प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रीफरेंशियल PREFERENTIAL प्रेफरेंशियल टैरिफ। तो इसमें लिख लो डैश डाल के, नियरली ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एट लीस्ट one preferential trade agreement, comma, under which they promise to give other countries product lower tariff than MFN rate। तो इसमें कीवर्ड पहले हाईलाइट कर लो, प्रॉमिस और लास्ट में लोअर टैरिफ देन MFN रेट। तो पहले MFN रेट याद करो। MFN रेट क्या था? हाँ, तो मेरे जितने भी सारे CA दोस्त हैं, तो इनसे हमने तय कर लिया था ना भाई, हम तो भाई दोस्त हैं, हम तो एक कम्युनिटी के हैं, तो हम आपस में कितना पैसा लूंगा मैं आपसे? बस 20,000। जो बाकी लोगों से 1 लाख ले रहा हूँ, अपने दोस्तों से कितना लूंगा? 20,000। लेकिन इन दोस्तों में भी, एक कम्युनिटी में भी एक मेरा पक्का दोस्त होता है, ये तो बिल्कुल मेरा जिगरी दोस्त है, ब्लू कलर वाला। तो इसको तो मैं कहता हूँ तुमसे तो 5,000 ही लूंगा, कैसे शर्मिंदा कर रहे हो तुम? मतलब मैं तो मना कर रहा था, वो तो जबरदस्ती जेब में रख के चला गया। तो इसको बोल दिया प्रेफरेंशियल टैरिफ। तो ये आप अंग्रेजी पढ़ लो कि भाई नियरली ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो हर किसी का एक जिगरी दोस्त होता ही होता है, अंडर विच दे प्रॉमिस, वो वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? कि भाई तुमसे तो मैं MFN रेट से भी कम लूंगा। तो समझ गए कहानी? तो इसमें कीवर्ड क्या है? लोअर टैरिफ देन MFN रेट। तो ये प्रॉमिस हो गया कि मैं अपने दोस्त को प्रेफरेंस दूंगा, तो मेरा जो जिगरी दोस्त है मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो इसीलिए इसका नाम हो गया प्रेफरेंशियल टैरिफ। हाँ, लंगोटिया यार एक तरह से। क्लियर हो गया प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या? तो ये आपका मतलब सिंपल। तो इसमें कीवर्ड है लोअर टैरिफ देन MFN रेट। तो MFN रेट से भी हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई तुम्हें तो हम और कम टैरिफ लगाएंगे तुम्हारे प्रोडक्ट में, तो तुम तो हमारे दोस्त हो। उसके बाद नंबर 9 बाउंड टैरिफ। तो इसमें लिख लो डैश डाल के, अंडर दिस कॉमा WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level। तो ये अभी समझाता हूँ, पहले दूसरा 10th भी लिख लो कि दोनों लिंक है। और 10th है अप्लाइड टैरिफ। तो इसमें देखो अप्लाइड टैरिफ में डैश डाल के, इट इज द एक्चुअली चार्ज्ड टैरिफ ऑन MFN बेसिस। तो ये दोनों एक साथ समझाता हूँ, बाउंड टैरिफ और अप्लाइड टैरिफ। तो बाउंड टैरिफ और अप्लाइड टैरिफ में बस ये फर्क है, बाउंड टैरिफ में कीवर्ड मतलब मार्क कर लो बाइंड इटसेल्फ वाला, बाउंड से बाइंड बन गया कीवर्ड, और इसमें अप्लाइड टैरिफ में एक्चुअली चार्ज्ड ये बन गया कीवर्ड। तो बाउंड टैरिफ में तो क्या है कि लीगल कमिटमेंट कर दी, भाई मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, लिखकर दस्तखत पर साइन करके दे दिया कि मैं कभी भी 20% से ज़्यादा टैरिफ आपसे नहीं चार्ज करूंगा, ये लो साइन करके ले गए। तो इसका मतलब ये कौन सा टैरिफ हो गया? बाउंड टैरिफ। कि भाई बाइंड इटसेल्फ विद अ लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज टैरिफ रेट अबव अ सर्टेन लेवल। तो मैंने आपको प्रॉमिस दे दिया कि मैं 20% से ज़्यादा कभी भी आप पर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, आप मेरे अच्छे मित्र दोस्त हो, मतलब देश हो। लेकिन अगर मान लो मैं एक्चुअल में आपसे सिर्फ 15% ही ले रहा हूँ, तो इसको नाम दे दिया एक्चुअली चार्ज, यानी अप्लाइड टैरिफ। अप्लाइड का मतलब कितना अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल, तो 20 तो हो गई लिमिट, तो हो गया बाउंड टैरिफ, और अभी कितना चार्ज कर रहा हूँ वो हो गया अप्लाइड टैरिफ। तो फिलहाल मैं आपसे 15 ले रहा हूँ, हो सकता है 16 ले लूँ, हो सकता है 17 ले लूँ, हो सकता है 18 ले लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लूंगा, 20 से ज़्यादा नहीं लूंगा। तो बाउंड टैरिफ मतलब हो गई वो कमिटमेंट, इससे बढ़ाऊंगा नहीं कभी, और अप्लाइड मतलब हो गया एक्चुअली चार्ज। तो दोनों के कीवर्ड्स हो गए, याद रखिए। उसके बाद MFN बेसिस मतलब वही कि भाई हम दोस्त थे ना,
तो हम सब ये दोस्तों के अंदर की बातें चल रही हैं कि मतलब मैंने सारे दोस्तों को कह दिया कि मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं लूंगा, मान लो, तो इसको बोलते हैं बाउंड, और एक्चुअल में कितना ले रहा हूँ वो हो गया अप्लाइड। तो ये MFN बेसिस का मतलब है वही दोस्तों के बीच में, मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बेसिस पर ये दोस्तों दोस्तों के बीच में चल रहा है। उसके बाद एस्केलेटेड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ, तो इसमें लिख लो डैश डाल के, इट इज अ सिस्टम वेयर इन the nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs या ब्रैकेट में लिख लो रॉ मटेरियल्स। तो ये भी आपको एक एग्जांपल से समझाया था जब तक आप लिख रहे हो। तो एस्केलेटेड टैरिफ की कहानी ये है कि भाई अगर आप कोई खाद्य पदार्थ मंगवाते हो, खाद्य पदार्थ का मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है जी, अगर आप क्या मंगवाते हो खाद्य पदार्थ रॉ मटेरियल, तो सरकार कह रही है कि तो हम आपसे सिर्फ 4% टैक्स लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल आप भारत में मंगवाओगे तो इसका मतलब ये है कि फिर सामान कहाँ बनाओगे, इंडिया में, तो नौकरी किसको मिलेगी, इंडिया के लोगों को, तो अच्छी बात है। लेकिन आप तो भैया आप तो चालू निकले, आप तो सीधा प्रोडक्ट ही मंगवा रहे हो बाहर से, तो सीधा प्रोडक्ट मंगवाओगे तो फिर तो नौकरी भी नहीं मिलेगी यहाँ किसी को, आप तो सीधा इसको बेच दोगे, मुनाफा कमा दोगे। तो सरकार कह रही है फिर तुमसे 12% टैक्स लेंगे हम, तो सोच लो क्या मंगवाना है। तो इसको कह दिया एस्केलेटेड टैरिफ। तो पढ़ लो अंग्रेजी कि आपके टैरिफ रेट्स जो है वो इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब ये येलो कलर, तो अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगवाओगे तो वो ज़्यादा होंगे देन द नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन इंटरमीडिएट इनपुट्स, और अगर आप इनपुट्स मंगवाओगे ब्लू कलर मतलब ये रॉ मटेरियल, तो टैक्स कम होगा। तो ये ड्राइंग अगर बनानी है तो बना लो। तो बेसिकली सिंपल कहानी है कि रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो टैक्स कम है, फिनिश गुड मंगवाओगे तो टैक्स ज़्यादा है। सरकार की नीति क्लियर है, रॉ मटेरियल मंगवाओ काम यहाँ पे करो, तो ये लॉजिक। तो इसको बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। ठीक है, ये ड्राइंग छोटी सी आप बना सकते हो। तो रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो सरकार कह रही है कम टैक्स लेंगे, फिनिश गुड्स मंगवाओगे तो सरकार कह रही है ज़्यादा टैक्स लेंगे। और ये करती भी है सरकार, इंडिया ने भी करा था ऐसा स्टील पाइप्स को लेकर कि अगर पूरा स्टील पाइप बनाया ले लोगे बाहर से तो 12% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर खाली आप आयरन मंगवा रहे हो या स्टील पाइप बनाने के आइटम्स मंगवा रहे हो कुछ तो कम टैक्स लेंगे, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद जी नंबर 12, तो कितने बचे हैं, ठीक है, तो नंबर 12 का नाम है प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ, तो ये तो थोड़ा थोड़ा नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसमें आप लिख लो इट इज अ टैरिफ सेट सो हाई, it is a tariff set so high that no imports can enter। तो प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो इसमें तो सरकार इतना हाई टैक्स लगा देती है कि आपके सपने में भी रूह रौंद जाए कि हाँ कि मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो सरकार कह रही है कि इंपोर्ट करवाना है ना बाहर से तो हम 500% टैक्स लेंगे, अब करवा दो। तो आपकी रूह कहाँ उठेगी कि भाई नहीं मैं नहीं करूँगा इंपोर्ट। तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव टैरिफ कि भाई सरकार इतना हाई रख देगी टैक्स कि इंपोर्ट हो ही ना सके। बाकी कोई खतरा का खिलाड़ी हो फिर भी मंगवा ले तो अलग की बात है, लेकिन प्रोहिबिटिव टैरिफ। उसके बाद है जी इंपोर्ट सब्सिडीज। तो ये तो क्या नाम से ही क्लियर हो गया, तो इस पर तो मतलब क्या ही लिखाऊं समझ नहीं आ रहा। तो सुनाओ इंपोर्ट सब्सिडीज का क्या मतलब, इंपोर्ट करोगे तो सरकार सब्सिडीज देगी बस। तो हालांकि प्रैक्टिकली हमारे देश में मतलब ना के बराबर ही होता है, लेकिन टर्म तो है भाई, टर्म तो है। तो लिख लेते हैं एक लाइन कि भाई एन इंपोर्ट सब्सिडी इज सिंपली अ पेमेंट per unit or as percentage of value on goods imported। बस तो ये तो एक सिंपल कहानी है कि भाई सरकार आपको एक पेमेंट कर देती है, इट इज सिंपली अ पेमेंट। सरकार आपको पैसे दे देती है, अब वो पर यूनिट भी दे सकती है कि भाई हर यूनिट पर 100 रुपये ले लो, या परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी दे सकती है कि 5%, 10%, 6% जो, तो मतलब इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सिडीज। उसके बाद नंबर 14, इसका नाम है जी टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये है पूरा नाम, टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो ये मैं आपको थोड़ा पहले स्टोरी समझा देता हूँ फिर लिखवा दूँगा। ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टर्ब कर देना, है ना। तो अचानक से किसी कंट्री ने मान लो प्लान बनाया कि चलो एक काम करते हैं, रातों रात इंडिया में खूब सारा सामान सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर देते हैं, तो इससे इनका इंडिया का डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। अब ये बात सरकार को पता चली अचानक रातों रात कि अच्छा ये तो फटाफट ऐसा कर रहे हैं। तो बस इनके इस ट्रेड डिस्टॉर्शन को, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो ट्रेड डिस्टॉर्शन तो ये हो गया कि दूसरा देश हमारे व्यापार को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में, इसका जवाब देने के लिए सरकार तुरंत क्या कर देगी,
टैक्स लगा देगी कि भैया जी इस पे तो 500% या ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ 150% टैक्स लगेगा। तो इनकी चाल को नाकामयाब करना, ये मतलब हो गया। तो मतलब किसी विदेशी कंट्री या विदेशी मतलब कोई भी संस्था अगर ट्रेड डिस्टॉर्शन के इरादे से ऐसा करेगी तो फिर हमारी सरकार रिस्पॉन्स करते हुए टैरिफ लगा देगी। तो नाम पड़ गया टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो समझ आ गया क्या स्टोरी? तो ये लिख लेते हैं इंग्लिश में। अब कौन क्यों नहीं लगा तो उस पर टिप्पणी करने के लिए मतलब मैं पर्याप्त व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब एडिक्वेट पर्सन नहीं हूँ, है ना। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, सर हमें ये भी बताओ कि वो कंट्री क्यों नहीं लगा। तो ये सब तो जियो पॉलिटिकल चीज़ें, उसके लिए तो मतलब मैं बड़े बड़े महारथियों के जूते की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं क्या ही बताऊँ कि कौन क्यों लगा रहा है क्यों नहीं लगा रहा है ना। बस मैं क्या बता सकता हूँ कि भैया इस टर्म का मतलब ये है। तो मतलब समझ गया, रिस्पॉन्स मतलब किस चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहे हो, ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो ये टैरिफ है रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, कि भैया हमारा ट्रेड खराब करना चाह रहे हो तुम, तो हम तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो लिख लो इसमें, इंग्लिश लिख के थोड़ा सा और समझ आ जाएगा आपको। द अफेक्टेड इंपोर्टिंग कंट्रीज comma upon confirmation of distortion comma respond quickly by measures in form of tariff response bracket में लिख लो, also known as ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो, एक तो रिस्पॉन्ड क्विकली और इसको हम ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि एकदम से प्राइस ट्रिगर कर देगा क्योंकि सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है। तो कोई हमारा ट्रेड डिस्टॉर्ट करना चाह रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सरकार ऐसा कर देगी। तो क्लियर हो गया। और इसी तरह एक और है, वो आपने शायद न्यूज़ में सुना हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सुना है कभी या नहीं सुना? नहीं सुना, चलो तो ये भी लिख लो, समझा देता हूँ। इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। तो पहले तो प्रोटेक्शनिस्ट को ही हाईलाइट कर लो, कीवर्ड हो गया, मतलब रक्षा करना। इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value। तो इसमें आप ये कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना एक और, priced below fair market value। तो इसका एक एग्जांपल भी हमें लिखना है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब ड्राइंग बना देता हूँ तो आप अपने हिसाब से फिर लिख लेना। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब ये काफ़ी प्रचलित टर्मिनोलॉजी है। तो 2017 की स्टोरी है ना, जब आप 6ठी-7वीं कक्षा में होंगे शायद। तो 2017 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, चाइना अपना प्रोडक्ट डंप कर रहा था। डंप किसे कहते हैं करना, पहले डंप बताओ। डंप मतलब नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग डंप का मतलब क्या होता है? हाँ, तो डंप का मतलब होता है जैसे जनरली कोई कूड़ा होता है, कूड़े के लिए कहते हैं कि कूड़ा डंप कर दो, मतलब कि उसको दफन कर दो, बेकार कर दो, हटा दो। तो अब चाइना ने क्या करा कि मान लो चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स थे, ये जनरली बहुत सी कंपनियां भी करती हैं, जैसे क्या करती है, मान लो अब उन्हें पता है कि अब विंटर्स खत्म होने वाले हैं, सर्दियां खत्म होने वाली हैं, अब उनके लेट से ये सारे विंटर क्लोथ्स हैं, जैकेट्स हैं, तो इन्हें पता है कि सर्दियां खत्म होने वाली हैं, 2 दिन 4 दिन बचे हैं, अगर ये 2 दिन 4 दिन में कपड़े नहीं बिके तो फिर ये बेकार ही हो जाएंगे, फिर ये जीरो हो जाएंगे। तो बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, इनको डंप करने के लिए 60% सेल लगा देंगी कि भैया चाहे 60% भी हम डिस्काउंट दे दें पर ये बिक तो जाएगी। तो इसको डंपिंग कहते हैं एक तरह से, कि मतलब अपना प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम में बेच दो, एटलीस्ट जीरो से तो ज़्यादा ही मिल जाएगा ना, 2 दिन बाद तो जीरो है। तो इसको डंपिंग कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। तो पहले आप समझिए डंपिंग का क्या मतलब होता है। तो अब देखो चाइना ने क्या करा था, बेसिकली चाइना ने अपने कुछ कह लो प्रोडक्ट्स, कलर्ड कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स, जो उन्हें पता था कि भाई ये तो हमारे यहाँ तो बेकार है, तो कलर्ड कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में इंडिया में अपना बेचना शुरू कर दिए, बहुत सस्ते, वेरी सस्ता, मतलब वेरी लो प्राइस लेते थे। तो इसको बोलते हैं डंपिंग करना। इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग करना। तो चाइना डंपिंग कर रहा था, अपना सामान इतना सस्ता कर दिया, मतलब लोग यहाँ पे फिर पागल हो जाएंगे, इतना सस्ता है। तो अब सरकार को पता चल गई बात। तो देखो पहले येलो कलर पढ़ो ऊपर वाला, प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर सरकार को ये विश्वास हो जाए, गवर्नमेंट बिलीव्स दैट कि प्राइस जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, तो इसको रोकने के लिए, डंपिंग को रोकने के लिए नाम पड़ गया एंटी का मतलब होता है एंटी वायरस, वायरस आया तो उसको मारने के लिए एंटी वायरस। तो डंपिंग को रोकने के लिए, डंपिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को नाम पड़ गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो फिर सरकार ने तुरंत इस पर टैक्स लगा दिया था कि भैया कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स अगर कोई भी भारत में खरीदेगा तो उस पर भैया, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो आप लिख लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई डंपिंग क्या है। और 2017 में भारत ने ये लगाया भी था चाइना के कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि चाइना बहुत लो प्राइसेस पर वो बेच रहा था। तो इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी।
क्लियर हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी 15वां आइटम। और उसके बाद है जी 16वां। तो 16वां मेरे ख्याल से आखिरी है आपका, है ना। तो इसका नाम है जी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो इसमें डाल डैश डाल के टैरिफ्स दैट एम टू ऑफसेट द artificially low prices charged by exporters who enjoys export subsidies तो इसका भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले कीवर्ड्स मार्क कर लो। एक तो हो गया ऑफसेट, लो प्राइसेस और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो कहानी का लिंक मतलब इन तीन वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमेगा तो आप समझ जाओगे। तो देखो ये तो बहुत ही खतरनाक सी बात है। चलो तो पहले ACN इसकी फुल फॉर्म बताओ या गूगल से ढूंढ के निकाल के बताओ। ACN डिफरेंस किसी टैरिफ में नहीं है, एक बच्चा पूछ रहा है, हर किसी का मीनिंग है बस। तो आपको मीनिंग पर फोकस करना है। हो सकता है एक जैसे लगे लेकिन सबके कीवर्ड्स अलग हैं। ठीक है, तो ये लिख लो पहले आप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसमें कुछ देश आते हैं, तो ऐसे बनाना, मान लो ये एक देश आ रहा है। अब देखो होता क्या है, अब मान लो इसकी गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, ये फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये कहानी काल्पनिक नहीं है, रियली बता रहा हूँ आपको, 2016 की बात है। तो एशियन जो नेशंस है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से कोई भी मान लो, जो भी मान लो एक्स नेशन है कोई, तो वहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी लेट से बनाने में उसके 100 रुपये लग रहे हैं, ऐसे बोल रहा हूँ मतलब। तो बहुत से कंट्रीज़ अपने देश के लोगों को ये बोलते हैं कि अगर आप ये एक्सपोर्ट करोगे ना, अगर आप इसको बाहर बेचोगे, तो वहाँ की सरकार कहती है कि हम आपको फिर सब्सिडीज़ देंगे कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको 40 रुपये देंगे। तो इसके लिए तो गोल्ड ज्वेलरी एक तरह से कितनी बन गई, 60, क्योंकि उसने तो 100 रुपये की ज्वेलरी बनाई और उसकी सरकार ने उसको कितनी सब्सिडी दे दी, 40। तो पहले यहाँ तक की कॉस्टिंग समझ आ गई, यहाँ तक ओके। अब जब उसको तो 60 रुपये की ज्वेलरी पड़ी, तो वो तो मजे से इंडिया में बेच रहा है 70 रुपये में, उसको तो प्रॉफिट तभी हो रहा है, तो वो अपनी ज्वेलरी को इंडिया में कितने में बेच रहा है, 70 में। अब इंडिया की सरकार परेशान हो गई कि यार ये गोल्ड ज्वेलरी विदेशों से कम दामों पर आ रही है, 70 रुपये की बिक रही है, हमारे यहाँ पे सुनार बेचारा सुबह से शाम मेहनत कर रहा है, वो गोल्ड ज्वेलरी 100 रुपये की बन रही, और ये विदेश से सस्ती ज्वेलरी 70 की आ रही है। और क्यों आ रही है, जब इसकी तह तक गए तो पता चल रहा है कि वहाँ की सरकार उन्हें सब्सिडीज दे रही है। तो पूरी कहानी का लिंक समझो भाई बहनों आप, पहले यहाँ तक पहुँचे या नहीं, यहाँ तक का कॉस्टिंग क्लियर हो गया कि उस आदमी को सरकार सब्सिडी दे रही है, उसकी वजह से उसकी गोल्ड ज्वेलरी 60 रुपये की हो रही है, और वो 10 रुपये प्रॉफिट जोड़कर 70 रुपये का हमारे भारत देश में बेच रहा है। लेकिन ये 70 रुपये हमारे भारत देश में एक सस्ता या लो प्राइस माना गया कि भाई ये तो बहुत सस्ती है ज्वेलरी, ऐसे तो फिर सारे इंडियंस बाहर से ही खरीद लेंगे गोल्ड ज्वेलरी, हमारे लोकल सुनारों का क्या होगा। तब फिर सरकार ने, ये प्रैक्टिकल आपको रूल वो बता रहा हूँ, तब फिर सरकार ने काउंटर वेलिंग टैरिफ इसको कह देते हैं, 12.5% इस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था कि भाई अगर आप एशियन कंट्री से गोल्ड ज्वेलरी मंगवाओगे ना, तो भैया 12.5% पे टैक्स दो। तो बस ये होगी स्टोरी, तो आप बना लो। ये 2016 का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो ये ड्राइंग भी बना सकते हो और इससे आपको कहानी भी समझ आ गई होगी, आई होप। आइए, तो बस अब इसमें एक लास्ट कंक्लूजन लिखना, तो टैरिफ का पहला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट एक स्टार डाल के आप लिख लो बस, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ की। आखिर इतने सारे टैरिफ तो हमने पढ़ लिए कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो गई, नाम हो गए, तो इसके प्रभाव और लिख लेते हैं कि भाई इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो छोटे छोटे प्रभाव हैं, तो फर्स्ट डाल के लिख लो, इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल टू ट्रेड, यानी कि टैरिफ लगाने से ट्रेड में बाधा आ जाती है। ऑब्स्टेकल का मतलब है रुकावट, बाधा। तो टैरिफ लगाने से ट्रेड में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है। दूसरा, इंपोर्टेड गुड्स बिकम एक्सपेंसिव, टैरिफ लगाने से इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो सिंपल पॉइंट है, अब बाहर से आप टी शर्ट मंगवाओगे तो महंगी हो जाएगी, टैरिफ लग गया तो। तीसरा, टैरिफ एनकरेजेस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो जब विदेशी गुड्स पर टैक्स लगेंगे तो इससे क्या एनकरेज होगा कि भाई जो हमारे अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाओ, उन्हें खरीदो, है ना। तो इससे, तो ये तो आपने इंडियन इकोनॉमिक में भी पढ़ी होंगी ये तो बातें। सरकार ने पॉलिसियाँ करी थी ना 1950 से लेकर 1990 के बीच में कि भाई टैरिफ वैरिफ लगा देती थी, और उसको आपने पॉलिसी का नाम भी पढ़ रखा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, है ना, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ऐसा था। तो वही तो है कि हाँ, टैरिफ लगाने से लोग इंडिया के ही प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा खरीदें ताकि बाहर का प्रोडक्ट ना खरीदें, तो वो भी एक इफेक्ट हो गया। इसके अलावा अगला इफेक्ट, प्रोड्यूसर्स इंपोर्टिंग गुड्स may charge higher prices, comma, which may lead to increase in their profits
विच में लीड टू इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे जो इंपोर्ट करा रहे हैं गुड्स को। तो मान लो जैसे कि आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तो आपने अब गुड्स मंगवाया विदेश से, तो वैसे तो 100 रुपये का था, अब उस पर टैक्स भी लग गया 20 रुपये, तो अब कितने का हो गया 120 का। तो जब आपको ही 120 का मिलेगा, तो जब आप इसको भारत में बेचोगे तो कितने प्राइसेस पर बेचोगे बताओ? हायर प्राइसेस पर बेचोगे, है ना। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से गुड्स, तो क्योंकि उनको खुद महंगा पड़ रहा है, उनको खुद टैरिफ देना पड़ रहा है, तो फिर वो बेचेंगे भी हायर प्राइसेस में। तो कई बार वो इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी कमा लेते हैं और इस चक्कर में कई बार उनको प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, तो वो देश में ज़्यादा दामों पर बेचते हैं और आपको कहते हैं कि भाई देखो जी हमने तो बाहर से मंगवाया, इसमें बहुत टैक्स लगा, अब आप कौन सा चेक करने वाले हो कितना टैक्स लगा। तो कई बार प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और आपको महंगे दामों पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ये पॉइंट है, तो समझ आ गया वाला पॉइंट है। तो प्रोड्यूसर जो है वो कई बार महंगे दामों पर प्राइसेस पर प्रोडक्ट बेचते हैं जिनसे उनको थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें लिख लो, टैरिफ ऑल्सो इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू। इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, तो सरकार जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी उतना ज़्यादा फिर सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। बस तो ये मतलब कुछ इफेक्ट्स हो गए बेसिकली टैरिफ के, कि टैरिफ लगने से क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो समझ आ गया, ये एक पार्ट है आपका बेसिकली टैरिफ का। तो क्लियर हो गया पूरा टैरिफ का खेल। अच्छा, तो इसके नीचे आप लाइन लगा सकते हो। तो ये तो बेसिकली है कहानी टैरिफ की।